सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन निशाने पर जिनपिंग नहीं है, निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोचिए जरा, जिनपिंग नहीं, आखिर मोदी जिम्मेदार हैं। कोरोना से लाखों जानें चली गई, लेकिन जिनपिंग का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जिनपिंग को कोई जिम्मेदार ठहरा नहीं रहा। निशाने पर कौन है आपको बताने जा रहे हैं। यानी कोरोना से जितनी जानें गई हैं, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है? जिनपिंग नहीं, मोदी जिम्मेदार ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कौन कह रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर क्यों हैं, मोदी टारगेट पर क्यों हैं। सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है जो जिनपिंग को बचाना चाहता है और मोदी को निशाना बनाना चाहता है। आपको हम बताने जा रहे हैं विदेशी मैगजीन टाइम मैगजीन क्या छाप रही है। देखिए जरा, ये टाइम मैगजीन का पेपर खुल गया और टाइम मैगजीन छाप रही है, मोदी ने भारत के लिए पर्याप्त वैक्सीन खरीदी ही नहीं। सोचिए, टाइम मैगजीन लिख रही है कि जिसकी कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही है। सवाल यह है कि मोदी ने वैक्सीन हिंदुस्तान के लिए ली या नहीं ली, यह दूसरा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया कैसे कीमत चुका रही है मोदी के वैक्सीन लेने पर, यह टाइम मैगजीन लिख रही। सोचिए, विदेशी मैगजीन मोदी को टारगेट कर रही है, जिनपिंग को नहीं। जरा फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, देखिए जरा टाइम मैगजीन ने क्या छापा है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए टाइम मैगजीन की खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर क्या लिखा है। मोदी never bought enough COVID-19 vaccine for India. Now the whole world is paying. सवाल यह है कि मोदी ने वैक्सीन की नहीं खरीदी तो इसके लिए पूरी दुनिया कीमत क्यों चुका रही है। यानी मोदी का क्या ताल्लुक है पूरी दुनिया से। हिंदुस्तान जो दुनिया में दूसरे नंबर पर तेजी से वैक्सीन लगा रहा है, अगर आप देखें कि युवा देश में अगर 100 करोड़ है तो 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, यानी 20% वैक्सीन हिंदुस्तान लगा चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर मोदी निशाने पर क्यों है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं टाइम मैगजीन में क्या छपा है। टाइम मैगजीन लिख रहा है, मोदी ने हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन नहीं खरीदी और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। मोदी क्यों जिम्मेदार है, सबसे बड़ा सवाल यही। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर मोदी कैसे जिम्मेदार है। सवाल यही है, देश में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन कर लिया, उसके बाद भी मोदी जिम्मेदार है। कौन है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन है जो मोदी को जिम्मेदार ठहराना चाहता है पूरी दुनिया में त्राहिमाम और कोरोना के लिए, और जिनपिंग को बचाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। महामारी बहाना, पीएम मोदी निशाना। चीन को बचाओ, मोदी को विलन बनाओ। पूरी दुनिया में कोरोना के लिए मोदी जिम्मेदार। अमेरिका से लेकर इटली और ब्राजील से लेकर स्पेन तक कोरोना से जूझ रहे हैं। तब देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गहरी और गंदी साजिश हो रही है। यह साजिश है मोदी को गिराने की, यह साजिश है भारत को तोड़ने की, यह षड्यंत्र है भारत पर आर्थिक कब्जे का। जो देश और नेता मोदी को पिछले 7 सालों से टिका नहीं सके, मोदी को झुका नहीं सके, वो सब मिलकर इस कोरोना काल में मोदी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश है और देश के नेता विदेशी कठपुतली बनकर उनके हाथों में मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर मोदी के खिलाफ ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि मोदी के खिलाफ आखिर यह साजिश क्यों हो रही है और टाइम ने ऐसा क्या लिखा है। टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ छपे इस लेख का टाइटल है, मोदी ने भारत के लिए वैक्सीन नहीं खरीदी और इसकी कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही। पीएम मोदी से नफरत से हद तक है कि पूरी दुनिया में कोरोना के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है टाइम मैगजीन। वही तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे टाइम मैगजीन ने क्या छापा है।
जाहिर तौर पर यह तो साफ हो चुका है कि इस लेख का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना है, पीएम मोदी के खिलाफ झूठा प्रचार करना है, चीन को बचाना है और मोदी को फंसाना है। जी हां, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस लेख में चीन का जिक्र तक नहीं। सोचिए जरा, चीन जिसने पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचाया, उसका जिक्र तक नहीं है इस लेख में। किसी मैगजीन को आपने देखा जिसने चीन को निशाना बनाया हो या सवाल किया हो? यानी जिस चीन ने कोरोना फैलाया, न सिर्फ फैलाया बल्कि कोरोना वायरस बनाने के आरोप भी अब तक उस पर लगते रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका जांच कर रहा है, उस चीन का जिक्र इस लेख में कहीं नहीं किया गया। अलबत्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया में फैले कोरोना का ठीकरा फोड़ दिया गया। टाइम मैगजीन में छपे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कहीं भी चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया। न ही इस लेख में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र है, जो असल में कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं। तो सवाल यह है, मतलब जहां से कोरोना वायरस फैला, जिस देश की लैब में कोरोना जैसा जानलेवा और घातक वायरस तैयार किया गया, जिस मुल्क में न सिर्फ वायरस बनाने के बल्कि फैलाने के भी आरोप लग रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि चीन ने वायरस फैलाकर दुनिया में जैविक हथियारों का एक महायुद्ध छेड़ दिया है। वो चीन और वहां का राष्ट्रपति तो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दरअसल एक विदेशी एजेंडा है, जिसकी हम पोल खोलने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे चीन का मकसद क्या है। आपको बताने जा रहे हैं दरअसल हो क्या रहा है कि चीन को बचाओ और मोदी को विलेन बनाओ। यह है मकसद, यह मकसद है, चीन को बचाओ, मोदी को विलेन बनाओ। यह हम आगे बताएंगे कि घर वाले कैसे इसकी गहरी साजिश कर रहे हैं, लेकिन पहला मकसद यह है, जरा अब दिखाइए जरा, पहला मकसद यह, रुक जाइए, पहला मकसद यह है, चीन को बचाओ, मोदी को विलेन बनाओ। यह है साजिश। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन मोदी को विलेन कैसे बना रहे हैं। चीन पर कोई नहीं बोलता है, चीन पर सारे नेताओं की चुप्पी है। राहुल का ट्वीट देखिए, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति, भारत माता, यह राहुल गांधी का 31 मई का ट्वीट है। भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है, यह राहुल गांधी का ट्वीट है। चीन पर एक ट्वीट नहीं किया राहुल गांधी ने, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सोचिए, कभी आपने सोचा है जिस जगह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला है, हमारे देश के नेताओं की जुबानें चीन के खिलाफ सिल जाती हैं, डोकलाम और बाकी मुद्दों पर चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। सवाल यही है, सुनिए जरा, पहले दिन से जब इस देश में वैक्सीन आई, अभी टाइम मैगजीन लिख रहा है कि मोदी वैक्सीन नहीं ला पाए, इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। क्यों? अखिलेश यादव इसी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे थे। वॉल पर मैं सुनवाऊंगा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जब वैक्सीन की बात हुई तो अखिलेश यादव वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, जो कह रहे थे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश वो पहले नेता नहीं थे, आपको बताएंगे इस साजिश में कौन कौन शामिल है। अखिलेश के एक और नेता संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे थे मैं वैक्सीन ही नहीं लगवाऊंगा। सुनिए जरा। अगर वैक्सीन के अल्लाह की हिफाजत तो हो, अल्लाह की हिफाजत। मेरा हाफिज परवरदिगार है, मेरा बहुत लंबा है, मौका है कि इंशाअल्लाह मुझ पर कोई असर नहीं। तो आप बर्क को सुन रहे थे, कह रहे थे मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के एक नेता तो ये तक कह रहे थे वैक्सीन लगवा लिया तो नपुंसक हो जाएंगे। सुनिए जरा, दिवालियापन। इस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। सुना आपने, कह रहे हैं आप नपुंसक बना देंगे। जो अखिलेश ये कह रहे थे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उनके नेता कह रहे थे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, एक नेता कह रहा है नपुंसक हो जाएंगे। लेकिन आज अखिलेश क्या कह रहे हैं? अखिलेश पूछ रहे हैं बताइए उस वैक्सीन का प्रभाव बताइए, क्यों सरकार टीकों का प्रभाव और सुरक्षा के बारे में डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही?
जो अखिलेश वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे, अब वो वैक्सीन का डेटा मांग रहे हैं। पारदर्शी तरीके से डेटा शेयर करने से स्वास्थ्य कर्मियों को मदद मिलेगी। यानी अब पूछ रहे हैं, बताइए वैक्सीन कितनी प्रभावी है, वो मरीजों को बेहतर इलाज कर सकेंगे। तो जो अखिलेश यादव अब तक वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे, वो अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि वैक्सीन का प्रभाव बताओ। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नेता दरअसल विदेशी साजिश के शिकार हैं। जानबूझकर या अनजाने में विदेशी हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि मोदी के खिलाफ दरअसल ये साजिश हो क्यों रही है, आपको ये जानना है। टाइम मैगजीन में छपे लेख से साफ जाहिर है, किसी भी तरह का मकसद सिर्फ एक है, मोदी को विलन बना दो। कोरोना के लिए मोदी को विलन बना दो पूरी दुनिया में, मोदी को बदनाम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और भारत की छवि खराब करना, जिससे चीन की तरफ से ध्यान हटाया जा सके। कोई चीन की बात ना करे, सब ये कहें कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा त्राहिमाम हुआ, मोदी जिम्मेदार है। सोचिए, टाइम मैगजीन का दिवालियापन सोचिए, पूरी दुनिया के त्राहिमाम के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, यह समझना भी जरूरी है। दरअसल चीन आर्थिक तौर पर ज्यादा ताकतवर है और पश्चिमी देशों से उसके वित्तीय और कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ कोई भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई उन रिश्तों में न सिर्फ खटास पैदा कर सकती है, बल्कि उन रिश्तों को खत्म भी कर सकती है। तो चीन की जगह एक ऐसा देश चुनो जिस पर पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया जाए और चीन की तरफ से सबका ध्यान हट सके। यह है निशाना और यह है मिशन। ऐसे समझ लीजिए कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए एक ऐसा नैरेटिव, आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना दिया जाए जिससे सबका ध्यान उसी तरफ जाए और चीन पर कोई बात ना करे। यही हो रहा है हमारे देश में। यह तो हुई विदेशी साजिश की बात, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ इस साजिश में देश का विपक्ष भी पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की जिम्मेदारी तो विपक्ष के नेता पिछले कई सालों से निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दरअसल मकसद सिर्फ बदनाम करना नहीं है, बल्कि अपने हित साधना भी है। इसको ऐसे समझिए कि 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार भी सरकार पूर्ण बहुमत की ही बनी। यही है सबसे बड़ी परेशानी। कहने का मतलब यह है कि 2014 से पहले तक देश में गठबंधन की सरकार आमतौर पर बनती थी, लेकिन मोदी ने आकर उस ट्रेंड को तोड़ दिया। 20 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उससे हुआ यह कि जो दूसरी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां गठबंधन सरकार में शामिल होकर विदेशी कंपनियों की कठपुतली बन जाया करती थी, यही ऐसा ही हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो अब नहीं हो पा रहा है। मोदी के पूर्ण बहुमत से आने के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई। अब एक सरकार है पूर्ण बहुमत वाली, कोई उसमें घुस नहीं पा रहा है, कोई करप्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गठबंधन का खेल खत्म हो गया है। ऐसे में विपक्ष की तिलमिलाहट लाजमी है और यह पूरा खेल इसी तिलमिलाहट का नतीजा है। आइए अब आपको बताते हैं, ये सिर्फ एक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों देश को बदनाम करने के लिए क्या किया, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए विदेशी मीडिया अब तक क्या कर रहा है। टाइम में क्या छप रहा है, पर्याप्त वैक्सीन नहीं खरीदी मोदी ने। गार्डियन लिख रहा है कोरोना के बीच रैलियां करते रहे। द ऑस्ट्रेलियन लिख रहा है अहंकार अयोग्यता से फैला कोरोना। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कुंभ और रैली से फैला कोरोना। सोचिए, ये सारे विदेशी मीडिया मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आपको दिखाता हूं, सोचिए कोई मीडिया क्या मोदी पर इस हद तक गिर सकता है टारगेट करने में कि हिंदुस्तान में मौतों का आकलन करने लगे, बताने लगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें होंगी। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए कह रहे हैं जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि 3 लाख मौतें हुई, 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन एस्टिमेट 6 लाख और ये जा रहा है 16 लाख का भी हो सकता है ये, और ज्यादा से ज्यादा 42 लाख मौतें हिंदुस्तान में हो सकती हैं। ये आंकड़ा विदेशी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इन विदेशी मीडिया, विदेशी साजिशों की कठपुतली
हिंदुस्तान में नेता बन रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इस 42 लाख मौतों के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी को देखिए, लिख रहे हैं नंबर्स डोंट लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज। यानी कहने का मतलब है ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, राहुल लिख रहे हैं कि ये जो 42 लाख मौतों का आंकड़ा है ये झूठ नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी को देश पर यकीन नहीं, देश की चुनी हुई सरकार पर यकीन नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पर यकीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो भी सवाल ये सोचिए, राहुल गांधी भी विदेशी कठपुतली बने हुए। तो सवाल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और लेखकों और खुफिया विभाग इस कोरोना वायरस को चीन का जैविक युद्ध बता चुके हैं, और इस जैविक जंग के आगे अमेरिका से लेकर इटली तक घुटने टेक चुके हैं। तो साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों? खुद अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माइक पोम्पियो ने इस बार चीन की वुहान लैब में चीनी सेना के दखल का दावा किया। पोम्पियो ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वुहान लैब में अलग अलग गतिविधियों में शामिल है। लैब में मिलिट्री से जुड़ा काम हो रहा था जिसे चीन ने सिविलियन रिसर्च बताया। इसके साथ ही पोम्पियो ने कहा कि चीन ने अमेरिका को लैब और वायरस के बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चालबाज चीन वुहान लैब में वायरस पर लगातार झूठ बोल रहा। पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी दुनिया से सच को छिपाया, हर सबूत पर पर्दा डालने की कोशिश की। जब चीन पर शक बढ़ गया तो उसने नस्ल भेद के आरोप लगा दिए। चीन ने टूलकिट के सहारे सच को झुठलाने की कोशिश की। यह कहना था माइक पोम्पियो का, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री थे। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि आखिर इस पर बोलती बंद क्यों है। यह बहुत जरूरी है कि चीन पर आखिर बोलती बंद क्यों है। यह सुनिए जरा, आपको बताते हैं कि आखिर चीन पर अमेरिका चुप क्यों है। क्या यह सारा खेल पैसों का है जिस वजह से चीन पर चुप है अमेरिका? अमेरिका में 3,60,000 चीनी छात्र दरअसल पढ़ाई करते हैं। जी हां, 3.5 लाख से ज्यादा चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। अमेरिकी कॉलेजों की 40% कमाई चीनी छात्रों से होती है। चीनी जासूसी की शिकायत मिलने पर भी अमेरिका नरम रहता है। अमेरिकी कॉलेज प्रबंधन चीनी छात्रों का बचाव करते हैं। दरअसल चीन एक बहुत बड़ा बाजार है और अमेरिका के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। चीन अमेरिका की बौद्धिक संपदा चोरी करता है, लेकिन चीनी निवेश की वजह से अमेरिका चुप रहता है। अमेरिका के वित्तीय और कृषि संस्थानों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नजर रहती है। वित्तीय संस्थानों और कृषि संस्थानों में चीन ने भारी भरकम निवेश कर रखा है ताकि बौद्धिक संपदा की चोरी की जा सके और इसका फायदा उठाया जा सके। बाकायदा हॉलीवुड, खेल, उद्योग, हर जगह चीन का निवेश फैला है। यह एक बड़ी वजह है। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी ही निशाने पर क्यों है। यह मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोदी ही निशाने पर क्यों है। इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। मोदी निशाने पर वजह इसलिए है क्योंकि मोदी के आगे किसी की दाल गल नहीं रही है। यह मैं आपको बताऊंगा कि मोदी टारगेट के पीछे बड़ी वजह क्या है। इसको ध्यान से देखिएगा, मोदी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसको देखने के बाद आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जैसा नेता अब तक दुनिया में नहीं। वजह यह है, दरअसल चीन से ध्यान भटकाना है। पहली वजह कि चीन में जिनपिंग से ध्यान हटाना है, कोरोना से ध्यान हटाना है, कोरोना का विलेन खोजना है। मकसद यह है कि चीन से ध्यान हटाने के लिए कोरोना का एक विलेन खोजा जाए, और वो विलेन ऐसा हो जिसने पश्चिमी देशों के धंधे में रोड़ा अटकाया हो, उनकी दाल ना गल रही हो, उनकी मनमानी ना चल रही हो। मोदी की नीतियों से दरअसल ये परेशान है जो अब तक गठबंधन सरकारों में छोटे दलों के जरिए टेबल के अंदर से हिंदुस्तान में एंट्री ले लेते थे। आत्मनिर्भर भारत, मोदी के आत्मनिर्भर भारत से ऐसे देशों को डर है कि उनकी एंट्री बंद हो गई और मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बना दिया, यानी भारत अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो हमें कौन पूछेगा। मेक इन इंडिया से भय है कि मोदी ने कहा कुछ बनाना है तो हिंदुस्तान में आकर बनाइए, इससे रोजगार बढ़ेगा। यह एक बड़ी परेशानी है। भारत से चुनौती पसंद नहीं है क्योंकि भारत अब चैलेंज कर रहा है। भारत दरअसल एक बड़ा बाजार है और ये मुल्क चाहते हैं कि भारत बड़ा बाजार बना रहे और ये उसे लूटते रहें, भारत अपने पैरों पर खड़ा ना होने पाए।
भारत में कमजोर सरकार हो, ये चाहते हैं। एक कमजोर सरकार होगी तो इसमें अंदर घुसा जा सकता है, भ्रष्टाचार किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है और यह आसान हो जाएगा। इसलिए मोदी को निशाना बनाओ। सरकार को गिराना मुश्किल है क्योंकि मोदी पूर्ण बहुमत से चुनकर आए हैं। इसमें कोएलिशन गठबंधन सरकार भी नहीं है कि दो पार्टियों ने अपना साथ खींच लिया और सरकार गिर गई, वो भी संभव नहीं है। ना भारत से जंग लड़ना आसान है कि भारत के साथ लड़ा भी नहीं जा सकता है, पैसा भी खर्च होगा और भारत अब वो पुराना भारत रहा नहीं। भारत को अस्थिर करने का प्रयास कि कैसे भारत को अस्थिर कर दिया जाए, तो सवाल यह है कि भारत को अस्थिर करने के लिए न जाने कौन कौन सी ताकतें इसमें लगी हुई हैं। न सिर्फ ये विदेशी ताकतें बल्कि देश के नेता इसकी कठपुतली बन गए हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर मोदी को घर में गिराने की साजिश हो रही है। मैंने जो बात आपको बताई, ये सारी चीजें विदेश में रची जा रही हैं, लेकिन घर की पार्टियां भी इसमें आखिर मोदी को घर में गिराने की साजिश रच रही हैं। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 2014 में जब मोदी की सरकार बनी उसके बाद से लेकर 2020 तक क्या हुआ, ये जेएनयू की तस्वीर। 9 फरवरी 2018 की जेएनयू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश विरोधी नारे लगे, राहुल गांधी वहां जाकर खड़े हो गए। ये सब कुछ कब हो रहा था? मोदी के सत्ता में आने के बाद। क्यों ये विपक्षी दल देश विरोध के साथ खड़े हो गए? न सिर्फ ये, मोदी की सरकार बनने के बाद मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, न सिर्फ जेएनयू, जामिया में छात्रों को भड़काया गया। छात्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अगर एम्बियंस में इसका सुनवाऊं, छात्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। छात्र लगातार, ये देखिए गली गली सड़कों पर क्या हो रहा था उन दिनों जामिया में। मोदी के सत्ता में आते ही कैसे ये विरोध प्रदर्शन एकाएक शुरू हो गए। जेएनयू में विरोध, जामिया में विरोध, सड़कों पर छात्र उतर रहे थे। सोचिए क्यों? ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा था, ये सोची समझी साजिश थी, मोदी को गिराने की साजिश का हिस्सा था। एक और तस्वीर देखिए, न सिर्फ जेएनयू और जामिया, शाहीन बाग में क्या हो रहा था। शाहीन बाग में सीए प्रोटेस्ट हो रहा था मोदी के विरोध में। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, न सिर्फ शाहीन बाग, देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोटेस्ट सीए के नाम पर लोगों को गुमराह करके इस कानून के नाम पर मोदी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था और इसका विदेशी मीडिया कैसे प्रचार कर रहा था ये भी आप याद रखिए। ये हो रहा था शाहीन बाग के अंदर, देश के अलग अलग शहरों में। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसके बाद क्या हुआ। इतना ही नहीं, जब इस प्रोटेस्ट के बाद भी बात नहीं बनी तो दंगे शुरू हुए। देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए सीए प्रोटेस्ट के नाम पर। जगह जगह आग लगा दी गई, न जाने कितनी जाने गई। और ये सब कब हो रहा था? सोचिए, जब हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कदम रख चुके थे तो विदेश में भारत की छवि खराब करने के लिए सीए प्रोटेस्ट के नाम पर आग लगा दी गई। न जाने कितना जान और माल का नुकसान हुआ। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान में थे। तो सिर्फ 2014 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा था और अब देखिए क्या हो रहा है। पिछले 1 साल से कोरोना के दौर में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। किसान 6 महीने से 180 दिन से सड़क पर हैं। एक बहुत बुनियादी सवाल है, मोदी के खिलाफ जो प्रदर्शन ये हो रहे हैं, हिंसा भी हुई। 26 जनवरी को क्या हुआ ये सबको याद होगा। लाल किले पर चढ़कर कैसे झंडा फहराया गया, ये सब मोदी को गिराने की साजिश का हिस्सा था। एक बहुत बुनियादी सवाल यह है कि इतने प्रोटेस्ट जो हिंदुस्तान में हुए, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था? कभी सोचा है आपने? 6 महीने से किसान हैं, इनका पैसा कहां से आ रहा है? 6 महीने से किसान है। मैं दिखाऊं आपको कि प्रदर्शन के लिए कहां से फंडिंग हो रही। 180 दिन से किसान आंदोलन में है, आखिर फंड कौन कर रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? हजारों किसानों के खाने का पैसा कहां से आ रहा? सोचिए, हजारों किसान सड़क पर हैं, कौन दे रहा पैसा? इनके ट्रैक्टरों में तेल कौन भरवा रहा है जो दूर दूर से आ रहे हैं? सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ देश के अलग अलग शहरों में, ये पैसा कहां से आया? दिल्ली दंगों में कहां से पैसा आया? कौन है जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है मोदी के खिलाफ? यह सबसे बुनियादी सवाल है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर भारत चीन की आर्थिक लड़ाई क्या है। यह बहुत जरूरी है जान लेना, आखिर इस लड़ाई के पीछे वजह क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की बड़ी मार पड़ी और इसे पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन चीन इस मौके का फायदा उठाने की ताक में। दरअसल चीन को एशिया में सबसे बड़ा खतरा भारत से है। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर से चीन को भारी नुकसान हो चुका है। पिछले 3-4 साल में विकास दर के मामले में चीन भारत से पिछड़ता गया, लेकिन कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था
पटरी पर आती दिख रही है। सोचिए, चीन ने तेजी से तरक्की कर ली है इस कोरोना के दौर में। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए चीन ने तिकड़म लगाना शुरू कर दिया है। दिग्गज चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने भारत में 5G ट्रायल की मंजूरी मांगी थी, लेकिन चीन की कंपनी को मंजूरी नहीं दी गई। इसलिए वो हर दिन नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। भारत में दूसरी लहर के कहर के दौरान चालबाज चीन ने भारत की मदद की पेशकश की है, लेकिन कार्गो विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। इससे दवाओं के लिए कच्चा माल के आयात पर बुरा असर पड़ने लगा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, यह चीन पहली बार नहीं कर रहा है। विदेशी साजिश पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं हो रही। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहचानिए, डोकलाम की तस्वीरें। चीन कैसे हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। देखिए कैसे चीनी सैनिक डोकलाम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह कर रहा था चीन हिंदुस्तान के खिलाफ, यह कर रहा था चीन मोदी के खिलाफ, सिर्फ मोदी को गिराने के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, चीन यही नहीं रुका। यह क्या हुआ? यह गलवान की तस्वीरें, ये गलवान की तस्वीरें जहां हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन हमने भी चीन के 40 मार गिराए थे। ये गलवान साजिश भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ। ये दिखाने का मकसद ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं, उन्हें वक्त रहते पहचानना होगा, जो दरअसल चीन को बचाने के लिए मोदी को निशाना बना रहे हैं, चीन को बचाने के लिए मोदी को विलन बना रहे हैं। आइए अब सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि सोचिए, हिंदुस्तान का कौन सा नेता है जिसे आप जानते हैं जिसने चीन पर सवाल उठाया हो? एक नेता का नाम लीजिए। लाखों जानें चीन की वजह से चली गई इस कोरोना वायरस पे। तो सवाल यह है, चीन पर भारतीय नेता चुप क्यों है? किसी को ट्वीट करते देखा आपने? किसी को बयान सुना आपने? चीनी वायरस पर चुप्पी क्यों? सवाल यह है, इन नेताओं की जुबानें क्यों सिल जाती हैं चीन के खिलाफ? चीन की साजिश पर क्यों नहीं बोलता कोई नेता? सबसे बड़ी बात यह है, चीन की धोखेबाजी पर खामोशी क्यों? चाहे गलवान हो या डोकलाम हो, ये नेता हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के 4 ट्वीट दिखाता हूं। एक भी ट्वीट क्या चीन के खिलाफ है? लाखों जाने, 35 लाख जाने चली गई। राहुल के ट्वीट देखिए, एक में भी चीन का जिक्र नहीं होगा। पहला ट्वीट देखिए, 2 जून 2021, कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। राहुल गांधी का 2 जून का ट्वीट है, मुफ्त टीकाकरण के लिए आवाज उठाइए, केंद्र को जगाइए। यहां भी चीन का जिक्र कहीं नहीं। दूसरा ट्वीट राहुल गांधी का देखिए, सिर्फ 4 ट्वीट दिखाऊंगा, बताने का मकसद यह है कि चीन पर राहुल की जुबानें सिली हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो देश से सवाल होगा, चीन डोकलाम या गलवान में कुछ करेगा तो देश से सवाल है, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं। 30 मई 2021, कोरोना से लड़ने के लिए सही नियत, नीति, निश्चय चाहिए, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। यह राहुल गांधी का एक और ट्वीट है। तीसरा ट्वीट देखिए, 29 मई 2021, प्रधानमंत्री की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। यह राहुल गांधी का तीसरा ट्वीट। एक और ट्वीट देखिए राहुल गांधी का 27 मई 2021, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों के कारण हुई मौत के असली आंकड़े छुपाए जा सकें। राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इन नेताओं ने आज तक एक शब्द क्यों नहीं चीन के खिलाफ बोला है? तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना ने जान ले ली है, लेकिन निशाने पर सिर्फ मोदी है। क्यों नहीं निशाने पर बाइडेन है? क्यों नहीं निशाने पर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं? क्यों नहीं निशाने पर स्पेन के राष्ट्रपति हैं? आखिर क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, क्या अमेरिका किसी के निशाने पर है? क्या अमेरिका को गिराने की कोशिश हो रही है? अमेरिका की जनसंख्या देखिए, 33 करोड़ जनसंख्या, 33 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या। मौतें सिर्फ तुलना करिएगा, 6 लाख मौतें हुई, केस 3 करोड़ 41 लाख। 33 करोड़ में 6 लाख मौतें। अमेरिका से कोई सवाल नहीं कर रहा, ना कोई मैगजीन में छप रहा है, ना कोई नेता पूछ रहा है। दूसरा दिखाते हैं हम आपको। दूसरा देखिए जरा, ब्राजील में 21 करोड़ जनसंख्या है, मौत हुई है 4,65,000। हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा आबादी देखिए, 21 करोड़, हिंदुस्तान में 139 करोड़, और मौत यहां 4,65,000 और केस 1 करोड़ 66 लाख। अगला दिखाते हैं हम आपको। भारत, जनसंख्या देखिए सिर्फ पहले,
139 करोड़ 139 करोड़ मौतें, 3,35,000 केस, 2 करोड़ 83 लाख। अमेरिका में 6 लाख मौतें, इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा मौतें ब्राजील में, और जनसंख्या हमारी चौथाई भी नहीं। अगला दिखा रहे हैं ब्रिटेन को, देखिए जरा, 6 करोड़ से ज्यादा आबादी है और मौत 1,27,000, केस हैं 44,90,000। ये बताने और दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि इन मुल्कों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, इन देशों पर कोई हमले नहीं कर रहा है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ मोदी है। सवाल यही है, मकसद है चीन को बचाना, मोदी को फंसाना। मकसद है चीन को बचाओ, मोदी को विलन बनाओ, चीन को बचाओ और कोरोना के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी को जिम्मेदार ठहराओ। यह है एकमात्र मकसद। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। खबर बड़ी यह है कि चौकसी यानी हिंदुस्तान के जो भगोड़े हैं वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे। चौकसी पर शिकंजा कस गया है। यह है मेहुल चौकसी। चौकसी लगातार भागा हुआ हिंदुस्तान से, हजारों करोड़ रुपए पीएनबी के लेकर भागा मेहुल चौकसी, लेकिन जल्दी वापस आएगा चौकसी की तस्वीर मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं। मेहुल चौकसी जैसे ही पहुंचा वहां, मेहुल चौकसी की पिटाई हुई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, आंखों पर जख्म के निशान है मेहुल चौकसी के। ये लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा था, चौकसी ने खुद ये तस्वीरें भेजी हैं। ये देखिए, चौकसी की पिटाई हुई। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर चौकसी के लिए आज कोर्ट में क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जल्दी से। मेहुल चौकसी ये इसी अदालत में सुनवाई हुई, वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है डोमिनिका के कोर्ट में। हिंदुस्तान से एक बड़ी टीम पहुंची है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि मेहुल चौकसी दरअसल इस साजिश में फंसा कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए, ये है मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड, जो बताया जा रहा है। कोई कह रहा है ये हनी ट्रैप में फंसा, कोई ये कह रहा है कि मेहुल चौकसी की ये गर्लफ्रेंड है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मेहुल चौकसी हिंदुस्तान आ सकता है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। बड़ी खबर यह है कि मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाया जा सकता है और यह भारत की बड़ी जीत होगी, मोदी की बड़ी जीत होगी, क्योंकि जो भगोड़े अब तक भागे हुए फिर रहे थे उसमें मेहुल चौकसी पहला होगा जिसे करोड़ों रुपए लूटकर हिंदुस्तान से फरार होने के बाद चौकसी को हिंदुस्तान वापस लाया जा सकता है। सुनवाई में भारत के 4 अधिकारी मौजूद हैं। चौकसी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका चौकसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद है। बड़ी खबर यह, मेहुल चौकसी को कभी भी हिंदुस्तान लाया जा सकता है। हिंदुस्तान ये बार बार कह रहा है कि मेहुल चौकसी हिंदुस्तान का नागरिक है, चौकसी एंटीगुआ का नागरिक नहीं है। चौकसी ने अपने पासपोर्ट को हिंदुस्तान की एम्बेसी में जमा नहीं कराया। ये बताता है कि चौकसी अभी भी सिटीजन, नागरिक हिंदुस्तान का है, एंटीगुआ का नागरिक नहीं है। तो चौकसी जल्दी भारत आ सकता है। लेकिन चौकसी फंसा कैसे, चौकसी इस चकल्लस में और शिकंजे में आया कैसे? शिकंजे में आया अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए। कहा जा रहा है वो महिला मित्र के साथ एंटीगुआ से डोमिनिका गया था, लेकिन वहीं फंस गया। लेकिन चौकसी विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि उसके साथ हनी ट्रैप हुआ, उसे अपहरण करके लाया गया। देखिए जरा रिपोर्ट। लूट के पैसे से अय्याशी, भारी पड़ी चौकसी को मौज मस्ती। बचेगा नहीं चौकसी, आएगा भारत। गर्लफ्रेंड बाबरा जराबिका की तलाश तेज। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड कहां है, किसी को नहीं पता। डोमिनिका और एंटीगुआ की सुरक्षा एजेंसियों को मेहुल की गर्लफ्रेंड बाबरा जराबिका की शिद्दत से तलाश है। अय्याशी के चक्कर में चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड बाबरा के साथ यार्ड से एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था, जहां गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका सबसे पहले खुलासा एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने खुद किया था। I have never received any money from anybody. खबर है कि बाबरा के चक्कर में मेहुल बावला हुआ पड़ा था। उसी के साथ घूमना, उसे महंगी महंगी शॉपिंग कराना और जब भी मन करे उसे साथ लेकर लग्जरी यार्ड से मौज मस्ती के लिए समुद्र की लहरों पर निकल जाता था। मीडिया के मुताबिक मेहुल और बाबरा में दोस्ती 1 साल से चल रही थी। शुरू में बाबरा ने मेहुल के घर के पास ही घर ले लिया था, बाद में दोनों साथ रहने लगे। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड है कौन।
कौन है वो गर्लफ्रेंड जिसके शिकंजे में आ गया मेहुल चौकसी? जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा कौन है मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड। ये है मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर। एंटीगुआ की निवासी है ये मेहुल की गर्लफ्रेंड। इसका नाम है बाबरा जराबिका। पेशे से इन्वेस्टमेंट सलाहकार है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट सलाहकार है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। इसके साथ साथ इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ट्रैवल, बिजनेस, स्पोर्ट्स की शौकीन है ये बाबरा और शानो शौकत की जिंदगी जीना पसंद करती है और खासतौर से याट पर मौज मस्ती पसंद है। और यही मौज मस्ती खुद मेहुल चौकसी को महंगी पड़ी। हेलीकॉप्टर से तफरी का भी इसे शौक है। ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन मेहुल चौकसी को ये बहुत भारी पड़ा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत की जीत होगी और मेहुल चौकसी भारत का भगोड़ा जल्द ही वापस भारत पकड़ कर आएगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अब अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।